हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये सिलेबस CC7 विनोद बिहारी महतो कुलांजलि यूनिवर्सिटी धनबाद का है। ठीक है, जो कि FIUGP न्यू सिलेबस है। ठीक है, और ये कॉमन कोर्स का है, ये आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। BA BSc BCom सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि सभी को ये पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स और जानते हैं क्या कुछ इसमें पढ़ना है। उससे पहले आप चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका जब सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और बहुत कुछ बताएंगे इसके बारे में, तो उस टाइम आप तुरंत वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, इसलिए ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो देखते हैं यूनिट 1 में ये जो आपका दिया हुआ है, यूनिट वाइज दिया हुआ है और इसमें 5 ठो यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 ठो यूनिट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जो कि सेमेस्टर 3 के लिए है। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बारे में इसमें आप लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, और आगे देखते हैं डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। जो इन्वायरमेंटल स्टडी है इसका क्या परिभाषा हो सकता है, इसका स्कोप क्या है। ठीक है, इसका स्कोप कहने का मतलब इसका विषय क्षेत्र कितना गहरा है, यानी कि इसको लेकर आके हम लोग क्या बन सकते हैं, ये सारा करियर वगैरह। इम्पोर्टेंस, ये क्यों ज़रूरी है। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, तो ये जनता के लिए मतलब कि क्यों कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कह सकते हैं। ठीक है, कितना जागरूकतापूर्ण है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र उसका क्या कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि एक इसका जो है सो बनावट कैसा है और क्या क्या फंक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे 12th में पढ़े होंगे या फिर 11th में। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक हो गया, कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर्स यानी कि आप लोग को पता होगा ऊर्जा एनर्जी जो होता है फ्रेंड्स कभी भी लॉस नहीं जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो लगता है। ये जैसे कि कोई जीव ही मर गया, यानी मान लीजिए कोई मछली ही मर गया। ठीक है, तो मर गया तो उसके अंदर कितना सारा एनर्जी है कि नहीं। तो एनर्जी उसका जो बर्बाद नहीं होगा, वो मर गया तो उसका एनर्जी जो है, चर्बी वगैरह जो भी होगा वो सारा गल के या फिर इससे निकल के धीरे धीरे करके रिस के और मिट्टी में मिल जाएगा। और मिट्टी में मिल जाएगा फ्रेंड्स तो अंदर सोख लेगा, जैसे पेट्रोल वगैरह का भी उत्पादन हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स वो तो होगा ही। उसके साथ फ्रेंड्स जो है वहाँ से पौधा वगैरह जब निकलेगा तो वो एनर्जी पौधे में जाएगा। ठीक है, फिर पौधा जब मरेगा तो फिर उसका जो एनर्जी है या फिर उसके फल में जाएगा, या फिर वो जो मर गया पेड़ तो उसके फिर उसी मिट्टी में चल जाएगा। मिट्टी से फिर दूसरा उत्पादन होगा, फिर उस उत्पाद को कोई खाएगा, जैसे घास को खाएगा, टिड्डा वगैरह टिड्डा को खाएगा, मेढक वगैरह। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चलते ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं। इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम बताने में, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो इसी को जो बताया भी ना, वही एनर्जी फ्लो है, यानी कि किस प्रकार से एनर्जी का जो है सो फैलता है, एक से दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र, इस तरह क्षेत्र वगैरह होता है इसमें। ठीक है, हम बताएंगे बढ़िया से। ठीक है, फूड चेन हो गया आपका, फूड वेब हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गया। ठीक है, खाद्य श्रृंखला हो गया। अब देखिए ट्रॉफिक लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स उसी को, जैसे कि देखिए पहला एक प्रथम उत्पादक या फिर प्रथम कंपोजर्स कंज्यूमर्स हो गया से, इस तरह से मतलब द्वितीय तृतीय करके ये पिरामिड बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब इसका। ठीक है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, डेफिनेशन एंड स्कोप, तो जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मेनली इसमें परिभाषा है और स्कोप पढ़ना है। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेशन, तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है जंगल एक संसाधन है, यूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेशन, तो इसका क्या क्या उपयोग है और इसका बर्बाद कैसे हो जाता है। ठीक है, या कर देता है लोग। वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात हो गया, तो जल संसाधन के बारे में। यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, तो इसका भी प्रयोग और इसका जो विनाश होता है उसके बारे में। मिनरल रिसोर्सेज यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन, तो मिनरल्स जो खनिज वगैरह होते हैं उसका यूज कैसे होता है, एक्सप्लॉइट कैसे होता है उसके बारे में। एनर्जी रिसोर्सेज, ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो गया। रिसोर्सेज यूज एंड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार है।
स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे लैंड रिसोर्सेज, लैंड एज अ रिसोर्स एंड लैंड डिग्रेडेशन, सोइल इरोजन, जो अपरदन वगैरह होता है मिट्टी का, उसके बारे में आप लोग इसमें पढ़ना है। अब देखिए रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो रोल है इंडिविजुअल इन कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके बारे में मेनली पढ़ना है। अब देखिए आगे देखते हैं यूनिट 3 में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, जो बायोडाइवर्सिटी है जैव विविधता, उसके बारे में उसका जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन, जेनेटिक स्पेसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जो हर्षण से पारिस्थितिक की विविधता है, इसके बारे में आप लोग को मेनली इसमें पढ़ना। बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो बायो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मेरे पास बुक भी है और हम पढ़े भी हैं, तो इसको बहुत ही क्लियर से आप लोग को बताएंगे क्या क्या क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ बायोडिवर्सिटी, तो बायोडिवर्सिटी का क्या वैल्यू है इसके बारे में। बायोडिवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स, तो इसके बारे में बताएंगे। इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, तो जो इंडिया है मेगा डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा विविधता पाया जाता है यहाँ पर, तो उसके लिए उसको भी बताएंगे, ठीक है। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडिवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं जैव विविधता का, उसके बारे में भी बताया जाएगा। अब देखिए 3 टू बायोडिवर्सिटी, तो 3 बायोडिवर्सिटी के बारे में भी हो गया। इंडेंजर एंड इंडेमिक स्पेसीज ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं जो खतरे में हैं, उसके बारे में। कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी इन सिचू एंड एक्स सिचू कंजर्वेशन, ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इस तो आप लोग अपने से ही जान रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। काउज, कारण, इफेक्ट, प्रभाव, कंट्रोल, मेजर्स ऑफ, यानी कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सोइल पोल्यूशन हो गया, सोइल फिर से लिखा है ना 2 सोइल पोल्यूशन हो गया। मेरीन पोल्यूशन, मेरीन कहने का मतलब आपका समुद्री पोल्यूशन, ठीक है, जो चलते चलते जो है ना नाव वगैरह में चलते चलते फेंक देता है कचरा वगैरह, कचरा वगैरह कहने का मतलब बोतल वगैरह। नॉइज पोल्यूशन, तो ये सारा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो कितना सारा सॉलिड जो वेस्ट हो जाता है उसका मैनेजमेंट करना है। अब देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, तो जो वेस्ट वाटर है जो बर्बाद हो गया पानी, उसको कैसे हम लोग ट्रीट करके यानी कि अच्छा करके उसको मैनेज कर सकते हैं। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, तो जो इंडिविजुअल प्रिवेंशन ऑफ मतलब पोल्यूशन के क्या रोल है, ठीक है, सभी के लिए, तो वो सारा कुछ। देखिए सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट, तो जो सामाजिक कुछ प्रॉब्लम है संसार, ठीक है, जो समाज में भी व्याप्त है, तो उसके बारे में। अब देखिए फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, तो यानी कि जो सस्टेनेबल होता है से ये आपका हो गया सतत पोषणीय विकास, ठीक है, सतत पोषणीय विकास जो इन्वायरमेंटल में है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। अर्बन प्रॉब्लम्स, कुछ शहरों में प्रॉब्लम्स होते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन, वहाँ तो जंगल भी नहीं होता है, जंगल कटाई हो रहा है। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो ऊपर से पानी जो पड़ता है उसका जो हार्वेस्टिंग कैसे करना। वाटर शेड मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है पर्यावरण जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा एकदम गर्मी बढ़ रहा है, सारे बर्फ़ पिघल रहे हैं, ठीक है। एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे करके क्षय हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, इसके बारे में आप लोग को मेनली इसमें लिखना पड़ सकता है। पब्लिक अवेयरनेस, जो जनता को जानना जरूरी है, ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग के लिए क्लियर हो गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये आसान है, ठीक है, और हम आसान से भी और आसान कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग तुरंत वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। बाकी हम हैं ही इसको बढ़िया से बताने के लिए। और कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइए फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, धन्यवाद।